Good morning, students. We'll start this session in 2 minutes. All right. So once again, good morning to all, and we'll start with the class. Now, I think profit loss तो हमारा हो चुका था, मतलब half approximately sheet पूरी हो ही गई थी, and you all are clear with the basics of the topic. So we'll just continue with the questions जहाँ से मैंने छोड़ा था. I guess as much as I remember, शायद तक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था क्या? ओके 15 तक हो गया था क्या? जस्ट अ सेकेंड. Yeah, right. Bananas wala question tha. Correct, correct. So I think we completed till question number 15 in the previous class. Right. So okay, we'll start with question number 16th now. Okay. Now on selling 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. So the cost price of a ball is, ठीक है ना. देखो उसने बोला कि 17 बॉल्स को बेचने पे जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना. फॉर हियर अभी के लिए मेरे लिए प्राइस की कोई फिलहाल वैल्यू नहीं है, ठीक है. हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन? सी व्हाट इज बेसिकली लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट. तो 17 बॉल्स का लॉस कितना होगा? 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. भाई मान लो आपके लिए एक बॉल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए और सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, तो हम लॉस कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 8. और अगर मैं 17 बॉल्स बेचूंगा तो इंटू 17 ही तो करूंगा. सो आई एम डूइंग द सेम थिंग. 17 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस एसपी, दैट इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वन बॉल. Now that is equal to the cost price of 5 balls. So I'll write the equation as 5 times of CP. ठीक.
अब देखो इस इक्वेशन को ओपन करो, 17 CP माइनस 17 SP इज इक्वल टू 5 CP। ठीक, तो अब आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 12 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ SP होगा। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या होगा 17/12 इंटू SP। ठीक, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, देखो उसने 17 बॉल्स की सेलिंग प्राइस खुद ही बताई है 720। तो अब जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, तो 17 इंटू SP अपॉन 12, इसमें से इसी की वैल्यू तो उसने 720 बताई है, तो आप डायरेक्टली कर दो 720/12। See, you got the cost price of each ball as 60 rupees. That's it. Clear है? Any person having any kind of doubt with this? किसी को भी कोई डाउट हो चैट बॉक्स में एक बार आप भेज देंगे और रेज हैंड कर दीजिएगा, तो मैं उस मोमेंट पे आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दूंगा। ठीक है, या आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, डोंट वरी। सी, हमें वो बोल रहा है कि 17 बॉल्स की सेलिंग प्राइस है 720 रुपये, मतलब 17 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन बॉल। यहाँ से मैं 17 बॉल्स को बेच के 720 रुपये कमा रहा हूँ, तो फॉर मी 17 टाइम्स ऑफ SP इज 720। मैं यहाँ से SP निकाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या मुझे लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज पता है क्या, नहीं पता, तो मैं CP कैसे निकालूंगा। ठीक है, बट हमें एक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी देर नेग्लेक्ट करें, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 17 बॉल्स को जब मैं बेच रहा हूँ, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस माइनस एक बॉल का सेलिंग प्राइस, ये होगा मेरे लिए लॉस। और जब मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 17 बॉल्स पे, मतलब एक बॉल पे अगर 2 रुपए का लॉस होता है, तो 17 बॉल्स पे 34 रुपए का लॉस होगा ना। तो पहले मैं एक बॉल का लॉस निकालता हूँ, दैट इज CP माइनस SP, उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 17 बॉल्स का लॉस मिल जाएगा। तो उसने वो बोला है कि 17 बॉल्स को बेचने पे उसको जो भी लॉस हुआ है, वो लॉस का जो भी अमाउंट होगा, मतलब मान लो अगर 2 रुपए एक बॉल का लॉस है, तो टोटल कितना होगा 17 इंटू 2 34, तो वो 34 जो होगा वो 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम चीज है, तो अगर आप 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से लॉस निकालते हो, तो ये जो अमाउंट है ये 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर भी है। तो इसको इक्वेशन को मैं ओपन किया, 17 CP माइनस 17 SP इक्वल टू 5 CP, पूरा CP एक तरफ ले गया, तो 12 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो फिर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे करूंगा, 17 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस अपॉन 12, और ये चीज हमें पहले ही उसने फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दी, दैट इज 720 रुपीज। तो बस 720 पुट करके आंसर आ गया सिटी। क्लियर है अब? या राइट, नेक्स्ट सेम सिमिलर पैटर्न ऑफ question. By selling 20 meters of cloth, a man gains the selling price of 4 meters cloth. 20 मीटर कपड़ा बेच के उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 मीटर के कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले तो ये मेरे को बताओ कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। ये हर एक मीटर का, मतलब अगर मान लो
1 मीटर का रेट मेरे को 200 रुपये है और मैं बेच रहा हूँ 250 में, तो प्रॉफिट क्या होगा? 50 रुपये पर मीटर मेरा प्रॉफिट है। तो वही चीज़ कि 250 माइनस 200, तो SP माइनस CP इज नथिंग बट द प्रॉफिट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर पे मेरे को इतना प्रॉफिट होता है, तो इस पे 20 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 मीटर का मुनाफा हो जाएगा, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लॉस के लिए किया। नाउ दिस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। 4 मीटर को बेच के जितना पैसा मैं कमाऊंगा उसके बराबर है ये चीज। तो देखो आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल आ जाती है, देखिए 20 टाइम्स ऑफ SP माइनस CP इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ SP। नाउ देखो इसको भी शॉर्ट करने का तरीका होता है, आप इस इक्वेशन को ब्रैकेट को ओपन ना करो, पहले यहाँ से 4 कैंसिल कर दो, 4 वन जा 4 फाइव जा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है ना। तो देखो आपकी इक्वेशन ज्यादा सिंपल हो गई, 5SP माइनस 5CP इज इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ SP। तो SP को एक तरफ ले जाओ, CP को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ आपके पास बचेगा 4 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ SP इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ CP। तो अब यहाँ से जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मुझे सिर्फ SP और CP के फ्रैक्शन से मतलब होता है। तो देखो अगर इक्वेशन में मैं CP को SP के नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये वाला जो 4 है ये भी 5 के नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, देखो 4 यहाँ जा रहा है, 5 यहाँ जा, CP यहाँ जाता है, तो बस उसका रिवर्स ऑर्डर है। तो SP बाय CP मिल गया 5/4। 5/4 का डेसिमल क्या होता है? 1.25। नाउ you all very well know this, if the fraction or the ratio or the multiplying factor is 1.25, तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज होगा 25% प्रॉफिट, ठीक। वो पहले भी बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल 1.25 आ रहा है, तो उसमें से आप 1 हटा दोगे तो बचता है 0.25, और फिर उस पर 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं से आपको प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा, जो मैंने आपको परसेंटेज में पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लॉजिक बताया था, ऑल दोस थिंग्स। राइट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21 rupees, a man lost such that the loss percentage was equal to the cost price। मतलब उसने सामान 21 रुपए में बेचा और उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। अब उसकी SP आपको गिवन है 21, CP हमें नहीं पता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट्स सपोज अगर CP 40 रुपए है, तो अगर उसने 21 रुपए में बेचा तो उसे लॉस भी 40% का होना चाहिए, मतलब लॉस परसेंट का जो फिगर है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस फिगर। अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है तो मेरे को लॉस भी 50% का मिलना चाहिए 21 रुपए में बेचने पे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि द लॉस परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज जो लॉस का जो परसेंटेज है उसका जो नंबर है या वैल्यू है, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो नंबर यहाँ लॉस परसेंटेज में आएगा वही नंबर कॉस्ट प्राइस में भी आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को एक्स रुपीज अज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरा लॉस का परसेंटेज भी कितना होना चाहिए? X% ही होना चाहिए, ठीक। अब एक बात बताओ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे लिए कॉस्ट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और यहीं से हमें लॉस का परसेंटेज मिलता है। तो देखो सिंपल सी इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, सीपी क्या है x माइनस एसपी क्या है 21 अपॉन सीपी क्या है x इंटू 100, और जो लॉस का परसेंटेज का वैल्यू होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए x, तो इक्वल टू x। तो बस इसको सॉल्व करो, ओपन करो पूरा, 100x माइनस 2100 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। मैं ये वाला x को इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसके दो रूट निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप दो रूट निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 70 और 30 का सम होता है 100, और 70 और 30 का प्रोडक्ट होता है 2100। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, तो आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x प्लस 2100 इक्वल टू 0। तो जब आप एक तरफ x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 70, और जब इस पार्ट में से 30 कॉमन लोगे तो भी आपके पास बचेगा अंदर x माइनस 70। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 70। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कैन बी ईदर 30 और 70, क्योंकि अगर वो आर्टिकल 30 रुपए का हुआ तो मेरा लॉस भी 30% का होगा, लेकिन अगर वो आर्टिकल 70 रुपए का हुआ तो मेरा लॉस भी 70% का ही होगा। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19th, by selling 90 ball pens for rupees 160, ठीक है, a person loses 20%। ठीक है, एक 90 बॉल पेन्स है उसके पास, उसको उसने 160 रुपए में बेचा, तो उसको 20% का नुकसान हो रहा है। द नंबर ऑफ बॉल पेन्स विच शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 so as to have a profit of 20%। ठीक, अब देखो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप पहले सेलिंग प्राइस एक एक पेन की निकाल लो, या पहले इकट्ठा कॉस्ट प्राइस निकाल के आप कर लो। इट रियली डजंट मैटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। देखो अगर मैंने टोटल 160 रुपए में 90 पेन बेची है और उसमें मुझे 20% का लॉस है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 160 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.8 ऑफ एस पी, क्योंकि अगर 20% का लॉस होता है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 0.8, और हम तब बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली लिख दिया 160 सारे पेन्स की मिला के, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी 160 बाय 0.8। सिंपल करने के लिए यहाँ इंटू 10 कर दो और ये डेसिमल हटा दो।
तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 200 रुपीज। लेकिन ये 200 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है ये पूरे 90 बॉल पेन्स की है। ठीक, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी 200/90, दैट इज 20/9 रुपीज। ये एक पेन की कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक, अब अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए एक पेन का 20/9 रुपीज इंटू 1.20। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो 20/9 इंटू 6/5। 1.2 का फ्रैक्शन होता है 6/5, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, लाइक 3 2 3 3 मतलब 40/15 रुपीज। ठीक, या और सिंप्लीफाई कर लो कैंसिल करके, ये कैंसिल भी हो जाएगा 5 4। ठीक है, तो मतलब 8/3 रुपीज। ठीक है, ये नया सेलिंग प्राइस है एक एक पेन का। तो मुझे 96 रुपीज में कितने पेन बेचने चाहिए, वही तो मेनली क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 96 रुपी में कितने पेन बेचने। तो अगर ये निकालना है तो सीधे सीधे नंबर ऑफ पेन्स क्या होगा फिर, टोटल सेलिंग प्राइस 96 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन, दैट इज 8/3 रुपीज। तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आपके लिए नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे 96 इंटू 3/8। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को पूरे क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ना, ये जो आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट वेंडर या फॉल्टी वेट का पैटर्न होता है ये। अ डिसऑनेस्ट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस but he uses a weight of 800 grams in lieu of 1 kg weight. So find his percentage gain. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर हम नॉर्मल मेथड लें तो देखो क्या होना है। अगर मैं बात करूं कि 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं, लेट अस अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपी। हम ये मान के चलते हैं कि 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए, तो फिर 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी मेरे लिए 1000 रुपए। ठीक, अब वो बोल रहा है कि मैं आपको फ्रूट्स अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस भी है 1000 रुपए, लेकिन ही यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम्स, वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है और वो तराजू में 1000 की जगह 800 ग्राम का वेट रख रहा है। तो मतलब उसने फ्रूट 800 ग्राम ही दिया ना, तो 1000 रुपीज में कितने ग्राम दिया हमको 800 ग्राम। तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर 1 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपये डिवाइड बाय 800, यानी 10/8,
10/8 को मैं लिख सकता हूँ 5/4 रुपीज। ठीक, तो देखो हमारे लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, सीधा सीधा एसपी और सीपी का रेशियो। एसपी कितनी है 1 ग्राम की, 5/4 रुपीज, और सीपी कितनी है, वो तो 1 रुपया अज्यूम्ड था मेरा। तो देखो आपको फ्रैक्शन ओवरऑल क्या मिला, 5/4। 5/4 का डेसिमल होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, 1.25। और अगर आपको 1.25 का डेसिमल मिलता है मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा 25%। क्लियर है? आप पर ग्राम में डील कर सकते हो सारी चीजों को। राइट नाउ सी दिस क्वेश्चन हैज आल्सो अ शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, बताऊंगा वो भी। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो फिर मैं आपको दोनों तीनों क्वेश्चंस के लिए एक साथ शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। 21, सी नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 21, लाइक मैंने आपको पहले ही बोला था शीट एक बार ट्राई करके आना। सो इफ यू हैव ट्राइड द शीट, ओके, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन 20 जो है वो जस्ट उसका रिवर्स है 21। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही अपना सामान बेच रहा है, बट यूजेस फॉल्स वेट, वो गलत वेट यूज करता है, एंड गेन्स 25%। तो फॉर अ वेट ऑफ 1 kg ही यूजेस, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बोल दिया था कि वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज करता है, ठीक है। हम तराजू में वो लोहे का वेट रखते हैं, तो वैसे ही समझ लो। तो वो 1 किलो का जो बेसिकली वो लोहे का वेट होता है, उसकी जगह उसने 800 ग्राम का रखा था। तो उसके थ्रू उसको प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 25%। देखो ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है, कि वो बोलता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन उसने गलत वेट यूज किया, और उसके कारण उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% ना। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट है 25%, तो वो 1 किलो की जगह हमें कितना दे रहा है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको पूरा क्लियर हो गया। ठीक, तो आपका आंसर आया 800 ग्राम्स। ठीक, अब ये तो मैंने रिलेट किया। अब अगर मान लो आपके पास रिलेट करने के लिए नहीं होता, डायरेक्टली आपको 21 क्वेश्चन ही आता, तो आप क्या करते, तब भी आपकी आधी कैलकुलेशन तो लगभग लगभग वहीं पे होती। अब वो कैसे होती वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसने हमें बोला कि वो सब चीज़ें सेम है, बस हमें ये नहीं पता कि वो 1000 रुपये में कितने ग्राम दे रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि वो हमें 1000 रुपये में x ग्राम दे रहा है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम विल बी 1000/x। जहां 800 से डिवाइड करा था, अब x से डिवाइड करूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, तो मेरे लिए एसपी और सीपी का रेशियो क्या आना चाहिए, 1.25 ही तो आना चाहिए ना। तो बस पुट कर दो, एसपी कितना है 1000/x, सीपी कितना है 1, इससे आपको रेशियो मिल रहा है 1.25, मीन्स 1000/x इज इक्वल टू 1.25। तो अगर आपको x निकालना है, तो आप 1000 को 1.25 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। वो तो चलो क्वेश्चन रिलेटेड था तो हमने निकाला, नहीं होता तब क्या करते, तब हम ये मेथड अप्लाई करते। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, आप पूरा पहले एक एक ग्राम के हिसाब से निकालोगे, फिर उसके बाद ये करोगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपल,
मैं ये देख रहा हूं कि एक्चुअल वेट कितना मिलना चाहिए डिवाइड बाय फॉल्ट वेट कितना है, ठीक है, फॉल्स वेट वो कितना दे रहा है, बस। अगर वो बोलता है कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है तो तब ये शॉर्टकट लगाना। एक्चुअल वेट मुझे एक्चुअली दुकानदार से कितना मिलना चाहिए था, 1000, मिल कितना रहा है 800, डिवाइड करो 1.25, बस। सी इतना सा ही है, हम एक एक ग्राम करके पूरा काम किए हैं, वो एक्चुअल प्रोसेस जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट ये उसका शॉर्टकट। सेम चीज यहाँ भी लगाओ, एक्चुअली मुझे 1000 ग्राम मिलना चाहिए था, मिल मुझे x ग्राम रहा है, और जिस कारण से उसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 1.25, चीज वही आएगी, ठीक। अब अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से भी 10% ज्यादा है, यानी 1.10। मतलब अगर हम बोलते हैं कि 1000 रुपए हमारा पर केजी रेट है, तो वो सेलिंग प्राइस रख रहा है अपनी 1100 रुपए पर केजी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। बट ऑल्सो यूजेस अ वेट विच आर 20% लेस देन द मार्क्ड वेट। तो अब उसका टोटल गेन कितना होगा, तो देखो अगर मुझे 1000 ग्राम मिलना चाहिए, तो 1000 ग्राम में मैं 20% कम कर रहा हूँ, यानी 80% हो गया, 0.8। तो कितना ग्राम दे रहा है वो, 800 ग्राम। अब आप क्या करोगे, 1000 रुपए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस मानोगे 1 रुपए, फिर 1100 डिवाइड बाई 800 करोगे तो एक एक ग्राम का सेलिंग प्राइस निकालोगे। अगेन उतना टाइम थोड़ी है, लगाओ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, एक्चुअल वेट कितना मिलना चाहिए और फॉल्ट वेट कितना है मेरे पास, दैट इज 1000 ग्राम्स मेरे को मिलना चाहिए, और फॉल्ट वेट है 800। लेकिन उसने अपनी प्राइस को भी तो 10% बढ़ाया है, तो ये 10% का 1.10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बस। एक्चुअल वेट इंटू फॉल्स सॉरी अपॉन फॉल्स वेट इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ड्यू टू द प्रॉफिट परसेंटेज विच इज गिवन इन दी क्वेश्चन। अगर वो बोलता कि वो अपनी सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर रखता, तो मैं यहाँ पे 1.1 की जगह एक्स्ट्रा 1.25 और मल्टीप्लाई कर देता। तो अब देखो आपका फ्रैक्शन हो गया 10/8 इंटू 1.1, यानी 1.25 इंटू 1.1। मतलब पहले तो मेरे को इनिशियल कंडीशन में 25% पिछले दो क्वेश्चन में हुआ ही था, उस 25% पे भी और 10% कमाया है एक्स्ट्रा, तो बस 1.25 इंटू 1.1। मेरे को इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन निकाल के बस बता दो, 1.25 को अगर मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे। करेक्ट। आप 1.25 को क्या बोल सकते हो, 5/4, और 1.1 को क्या बोल सकते हो, 11/10। देखो 5 2 11/8, 11/8 का फ्रैक्शन मिलेगा, मतलब डेसिमल मिलेगा 1.375। 1.375 अगर आ रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 37.5। दैट्स इट, कोई जरूरत नहीं एक एक ग्राम पूरा लेके करने की। क्लियर हो गया।
20% जो है वो तो वेट कम किया ना, जैसे 1000 ग्राम की जगह यहाँ 800 ले रहा था, तो वो बोल रहा है कि जो उसका मार्क्ड वेट है, मार्क मतलब 1 किलो में मार्किंग कितनी होती है वेट की, हम बाय डिफॉल्ट 1 किलो को कितना मानते हैं, 1000 ग्राम ना, लेकिन उसने उसको 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया मतलब उसने 1000 की जगह हमको बेवकूफ़ बना के 800 ग्राम दिया। 20% कम किया मतलब 0.8, तो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 होता है, वो यहाँ यूज किया हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड चीज, हम एक तरफ लेते हैं एक्चुअल वेट और एक तरफ लेते हैं फॉल्ट वेट, लेकिन वो कब, जब वो क्वेश्चन में बोलता है कि हाँ भाई, दुकानदार ये बोलता है कि मैं तो अपनी खरीदी वाली प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने जितने में खरीदा मैं आपको उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन तब भी उसको प्रॉफिट है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि डिसऑनेस्ट ग्रॉस सेलर, सॉरी ग्रोसर, सेल्स द राइस एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मतलब जो भी उसको खरीदी प्राइस पड़ी है वो उससे 10% ऊपर पे बेच रहा है, मतलब इसको एक्चुअल जितना वैसे ही वेट कम करके उसको प्रॉफिट मिल रहा है, पर इसके बाद भी उसको प्राइस उसने बढ़ाई है 10%। तो अगर उसने प्राइस बढ़ाई है 10%, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.1। तो एक्चुअल वेट था हमारा 1000 ग्राम, फॉल्ट वेट था हमारा 800 ग्राम, और प्लस उस पर 1.1 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर या रेशियो मिला 1.375। तो अगर आपको मिलता है 1.375, तो आप उसमें से पहले 1 हटाओगे तो बचा 0.375, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 37.5%। ठीक, अब क्लियर जिन जिन को डाउट था। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। A person uses 20% longer scale while buying clothes and 20% smaller while selling and claims to sell at the cost price only। मतलब यूँ समझ लो, जैसे जहाँ आप कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हो, शर्ट का या पैंट का कपड़ा जहाँ हम खरीदते हैं, जब उसने कहीं गोडाउन से माल उठाया होगा तो उसके पास अगर 1 मीटर का स्केल होगा, ठीक है, हम कपड़े मीटर के हिसाब से बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो उसके पास 1 मीटर की स्केल होगी, उसने जानबूझ के एक ऐसी स्केल ली जो एक्चुअली 1 मीटर से 20% लंबी होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक की जगह उसने 1.2 मीटर का स्केल लिया होगा, बिकॉज द स्केल इज 20% लॉन्गर। 20% लॉन्गर मतलब 1.2 टाइम्स। तो उसने एक में मान लो, वही चीज समझो कि 1 मीटर का कॉस्ट है मान लो 1 रुपए, ठीक है, 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट है 1 रुपए। तो उसने फॉर एग्जाम्पल 1000 मीटर खरीदा, तो वो सामने वाली कंपनी को 1000 रुपए देगा। लेकिन उसने चोरी से क्या किया, जब वो स्केल ले रहा था मीटर के हिसाब से कपड़े, तो उसने 1 मीटर की जगह 1.2 मीटर का स्केल यूज किया, मतलब 120 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसने स्केल ली 120 सेंटीमीटर की और बोला हाँ भाई, एक एक मीटर करके ऐसे नापते रहो, लेकिन उसने 1.2 मीटर से नाप पाया। तो अगर वो 1000 मीटर का ऑर्डर दिया था, तो उसको एक्चुअली कितना मिला, 1200 मीटर मिलेगा ना, मिलेगा। अब जब वो सामने वाली दुकान कस्टमर को बेच रहा है, मतलब आप जब खरीदने गए उससे, तो उसने स्केल को 20% छोटा कर दिया, एक और स्केल बनाया लोहे की जहां पे उसने 20% छोटा कर दिया। अगर 20% छोटा कर दिया मतलब 0.8 टाइम्स हो गया, मतलब अब आपको 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर मिल रहा है, लेकिन आप पैसा 1 मीटर का उसको 1000 रुपये दे रहे हो, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। ठीक, तो देखो
मेरे पास दोनों तरफ 1000 है, मतलब उसने अपनी जेब से 1000 रुपए दिया और आपने भी उसको 1000 मीटर के लिए 1000 रुपए दिया, ठीक है। उसे एक्चुअली कितना टोटल लेंथ मिला? 1200 मीटर। ठीक, लेकिन आपने एक्चुअली कितना दिया? अगर आप 1000 के लिए कर रहे हो तो इंटू 1000 मतलब 0.8, 80 सेंटीमीटर को भूल जाओ, 0.8 इंटू 1000 मतलब 800 मीटर। वो तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, उसको भूल जाओ, ये पार्ट तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। आपने 1.2 उसने एक एक मीटर की जगह 1.2 मीटर लिया, तो 1000 रुपए दे के उसने 1000 की जगह 1200 मीटर खरीद लिया। किससे? कंपनी से या फैक्ट्री से। लेकिन बेचते टाइम जब आप उससे 1000 मीटर खरीदने गए और आपने उसको 1000 रुपए दिया, तो उसने आपको कितना दिया? 800 मीटर। तो बस वही चीज है, एक्चुअल में 1200 और फॉल्ट में 800। रेशियो निकालो, 12/8, 12/8 मतलब 3/2, 3/2 का डेसिमल होता है 1.50, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आया 50%। ठीक, तो इसका आप शॉर्टकट ऐसे लगा सकते हो कि भाई मुझे एक्चुअली में चाहिए था 1000 मीटर, लेकिन उसके लिए जब दुकानदार ने खरीदा तो 1000 की जगह उसको मिला 20% ज्यादा लेंथ, यानी 1.2 टाइम्स। आप जब दुकानदार से खरीदने गए तो आपने भी 1000 मीटर के लिए ही बोला, लेकिन उसने आपको 20% कम करके दिया, मतलब 0.8। बस कहानी खत्म। देख लो, वही चीज आई है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर होगा सबको। तो देखो, डिसऑनेस्ट वेट या इसके मैंने आपको आई थिंक 4 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब मैं चाहूंगा पहले ये जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, मिल्कमैन वाला, एक बार आप इसको पहले ट्राई करो। मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोचो आराम से, पढ़ो, सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप एक बार ट्राई करिए।
यस, एनीवन हु कुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24? क्या आंसर आ रहा है बताओ, जिसका जो भी आ रहा है। एनीवन, किसी से नहीं बना क्वेश्चन 24? चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ना। देखो, आपको बोल रहा है कि अ मिल्क मैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिल्क विथ वाटर एट 9 रुपीज पर लीटर। वो दूध और पानी का मिक्सचर आपको बेच रहा है, 1 लीटर के लिए आपसे वो 9 रुपए लेता है, बट वो प्योर मिल्क नहीं है, उसमें कुछ मिल्क और कुछ वाटर होगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें 1 लीटर प्योर मिल्क की, तो उसकी कॉस्ट है 10 रुपए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा, किसी मतलब अगर कोई भी 1 लीटर का मिक्सचर भी लेता हूँ, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? या आई गॉट वन आंसर, गुड, करेक्ट प्रखर, आपका आंसर आएगा 3:1। ठीक है, नाउ कैसे, ध्यान से देखो। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि कॉस्ट प्राइस जो भी हो, आप आपकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको आप इसके हिसाब से अज्यूम कर लो। मतलब जैसे मुझे 9 रुपए लीटर बोल रहा है, तो मैं क्वांटिटी 9 या 90 कुछ भी अज्यूम कर लूंगा। अगर मुझे 7 रुपए बोलता तो मैं क्वांटिटी उसी का कोई मल्टीपल लेता, ताकि कैंसलेशन ईजी हो जाए। तो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास टोटल 9 लीटर्स मिल्क है। ठीक है, तो मेरे 9 लीटर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 10 × 9, दैट इज 90 रुपीज। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है ना, सब कुछ बेच बाच के वो 20% प्रॉफिट कमाता है ओवरऑल। मतलब उसका खर्चा लगा 90 रुपए, लेकिन उसका प्रॉफिट है 20%। तो 90 × 1.2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी मत करो, रखे रहने दो। लेकिन ऑब्वियसली क्या वो इसमें प्योर मिल्क बेच रहा है? नहीं बेच रहा है। वो इसमें मिल्क और वाटर मिक्स करके, पानी की कॉस्ट को हमेशा जीरो लेना है, ये चीज याद रखिए। वाटर हमेशा 0 रुपीज का होना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे पास, हमारे देश में भरपूर है। ठीक है, पानी का कोई कॉस्ट नहीं है, पानी फ्री में है। ओके, तो 90 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 लीटर्स इंटू 1.2। अब उसमें वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है? 9 रुपए के हिसाब से। तो अब वो कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है? दैट विल बी टोटल सेलिंग प्राइस 90 × 1.2 डिवाइड बाय एक एक लीटर का सेलिंग प्राइस 9 रुपए। तो देखो आपको क्या मिला, 10 × 1.2 यानी
12 लीटर, उसके पास खरीदने के लिए 9 लीटर था, ठीक है, उसने खरीदा 9 लीटर 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन उसने टोटल 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब उसका खर्चा तो 90 रुपए हुआ था, लेकिन उसने तब भी 20% कमाया है, तो उसकी सेलिंग प्राइस तो टोटल हो गए 90 इंटू 1.2, और उसमें भी उसने हर लीटर दूध को 9 रुपए में बेचा है। तो यानी उसने टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया होगा, 12 लीटर। तो अगर वो 12 लीटर बेचा है, उसके पास पहले से कितना था, 9 लीटर। तो अगर 9 लीटर पहले से ही था, तो वाटर कितना होगा, 3। तो मतलब वो अगर 9 लीटर दूध रखा है तो उसमें 3 लीटर पानी मिलाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आया, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक, ये इसका एक्चुअल लेंदी मेथड। ठीक, अब आते हैं शॉर्टकट पे, क्योंकि जब आपको लेंदी मेथड बताया हो तो ही आपको शॉर्टकट इजीली समझ में आ जाएगा, सो दैट इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट लगा सको ना। मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी में 10 क्यों मल्टीप्लाई किया, मतलब कौन से पार्ट में बोल रहे हो आप भले अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो सीपी में 10 into 9 किया, तो 10 क्यों एज्यूम किया मल्टीप्लिकेशन के साथ? वो तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है ना, अच्छा। वो मल्टीप्लाई किया, 9 लीटर का टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला ना, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके। हाँ ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, तो मैं अगर उस पर 20% प्रॉफिट कमाऊंगा, मतलब 1.2, यानी मैं 12 रुपए की सेलिंग प्राइस रखूंगा। लेकिन मैं जब लोगों को बेच रहा हूं तो कितने में बेच रहा हूँ, 9 रुपए। तो देखो, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब 12/9। ठीक, अब आप इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पे मत जाओ, बिकॉज हमें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है, ठीक है। इसको आप चाहो तो उससे भी जा सकते हो, लेकिन ये आपको मिलेगा 4/3, यानी 1.3333, मतलब 1 से कितना ज्यादा है, 0.33। अगर मेरे को 33% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ओवरऑल मेरे को 33% का प्रॉफिट हो रहा है, बट आप उसको वैसे मत देखो, क्यों, क्योंकि उसने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने नहीं बोला है। आप बस दिमाग में ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचो, जब वो बेच रहा है तो बेचते समय उसको 1 लीटर पे 12 रुपए मिलता है, लेकिन वही 1 लीटर उसको एक तरह से 9 रुपए में मिला है, ठीक है। तो आप ये देखो कि उसके पास जो टोटल सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन का उसको मिलता है 12 रुपए, लेकिन उस 12 की जगह उसके पास उसकी एक्चुअल लागत कितनी लगी, 9 रुपए। ठीक, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 3 रुपए। क्यों, क्योंकि वो उसने पानी मिलाया, इसलिए। तो बस आप ये सोचो कि आपके पास 12 लीटर है, लेकिन 12 में से 9 आपका मेहनत का है, और बाकी का 3 फ्री का मिल रहा है उसको। तो मतलब जो मेहनत वाला यानी जितना उसने खरीदा दैट इज मिल्क, और फ्री वाला मतलब वाटर। तो देखो यहाँ से रेशियो मिल गया 3:1, दैट्स इट।
आपकी कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज का फैक्टर तो आया सेलिंग प्राइस। अब वो सेलिंग प्राइस अपॉन वो कितने में बेच रहा है, ठीक है। मैं बोल भले रहा हूँ एसपी बाई सीपी का रेशियो, बट उसको वैसे मत लो, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, वो 12 रुपए में उसको पड़ रहा है टोटल, मतलब सेलिंग प्राइस एक्चुअली, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 9 रुपए में। जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले फॉल्ट वेट में कि एक्चुअली 12 रुपए है, लेकिन फॉल्ट वेट में देखा जाए तो 12/9, बस वही चीज है। थोड़ा सा उससे रिलेट करो, शॉर्टकट बनाने का तरीका कि वो ओवरऑल पूरा सबको मिला के 12 लीटर बेच पाता है, लेकिन खरीदा उसने सिर्फ 9 लीटर ही था, बाकी 3 लीटर पानी था। ठीक है, मतलब जब भी वो 9 लीटर दूध लेगा तो 3 लीटर पानी मिलाएगा, तो अगर 3 लीटर दूध लेगा तो 1 लीटर पानी मिलाएगा, वहीं से 3:1 का रेशियो है। हर 3 लीटर के दूध पे 1 लीटर पानी मिलाता रहेगा, तो टोटल क्वांटिटी उसकी 4 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बाय सेलिंग 4 articles for 1 rupee, a man loses 4%. Had he sold 3 articles per rupee, the profit would have been. Now इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप का कराया भी होगा, ठीक है। कि जैसे बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 69 रुपीज देयर वॉज अ लॉस ऑफ 8%। तो अगर 78 रुपीज में बेचूंगा तो गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। तब हमने वहां पे, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था, हम यूनिटरी मेथड या रेशियो मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वहां पे हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लेते, वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं। मतलब अगर मैंने 68 रुपए में बेचा और मेरा 8% का लॉस है, तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखता हूँ 0.92। तो अगर 78 रुपए पे बेचूंगा तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा। मान लो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता 0.95, तो मैं बोलता 5% का लॉस है। मान लो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता मुझे 1.15, तो मैं बोलता कि 15% का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा है। तो बस सेम चीज यहाँ लगाओ। आपके लिए सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपए में 4, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपए में 3। जब आप सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 4 रख रहे हो, तो आपका लॉस है 4% का, यानी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए 0.96। तो अगर 1 रुपए में 3 बेचते हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आना चाहिए। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो कि आपको प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो देखो ये 1/4 अपॉन 1/3 जो है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 3 ऊपर चला जाएगा इसके पास, और ये 1 इसके पास आ जाएगा। तो देखो आपको फ्रैक्शन क्या मिला, 3/4 इक्वल टू 0.96/x। तो आपको x मिलेगा 0.96 इंटू 4/3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो x मिलेगा 0.32 इंटू 4 यानी 1.28। ये मेरा नया मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब इतना तो समझदार आप भी हो, अगर 1.28 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। करेक्ट, 28%। दैट्स इट। सी यू कैन सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अभी तक हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 25 में से मोस्टली मैंने आपको भले किसी क्वेश्चन को पहले लंबे मेथड से बताया होगा, लेकिन एट द एंड शॉर्टकट पे गया ही हूँ, विच इज नथिंग बट दिस रेशियो मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान करता है, और टाइम अलग बचेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. A fruit seller buys some oranges and by selling 40% of them he realizes the cost price of all the oranges. मतलब उसने कुछ किलो ऑरेंजेस खरीदा, लेकिन जब उसने अपने टोटल वेट का 40% बेच दिया, उतने में ही उसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई. As the oranges being to grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit, and the rest of the oranges being rotten are thrown away. The overall percentage of profit is. ठीक, अब देखो सबसे बेस्ट तरीका हम ले लेते हैं. हमारे लिए टोटल वेट है 100 किलो. ठीक, और 1 किलो का प्राइस आप ले लो 10 रुपए. तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा? 1000 रुपए. मैंने 100 किलो खरीदा है और 10 रुपए पर किलो पे खरीदा, तो मेरा टोटल खर्चा हुआ 1000 रुपए. ठीक, पहले तो उसने 40% वेट बेचकर ही अपनी कॉस्ट प्राइस वसूल कर ली. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 40% यानी 40 kg को ही मैंने 1000 रुपए में सेल कर दिया, मेरा खर्चा 40 किलो बेचकर ही निकल गया ना. 100 किलो का 40% मतलब 40 किलो. तो मेरे को बताओ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 1000 बाय 40, दैट इज कितना? 25 रुपीज. क्लियर? हर एक किलो को वो 25-25 रुपए में बेचा, तो 40 किलो जब बेच दिया उसका 1000 रुपए वसूल हो गया. अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ मेरे को. सेलिंग प्राइस है 25 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? फॉर्मूला लगाओ प्रॉफिट परसेंटेज वाला. SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. और नहीं तो SP और CP का रेशियो. अब मेरे को पता है यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे. 25/10 आपको मिलेगा 2.5, तो लोगों को लगेगा 250%. नहीं भाई, बताया हूं ना, 1 माइनस करो. 1 माइनस करने के बाद क्या बचा? 1.5. फिर 100 करो तो परसेंटेज कितना आएगा? 150%. 250 नहीं, आप इससे निकालो तो भी 150 ही मिलेगा. तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 150%. प्रॉफिट परसेंटेज है 150% का मुनाफा कमा रहा है वो, शुरू के 40 किलो बेचकर ही. ठीक है, ये अभी हाफ पार्ट हुआ है क्वेश्चन का. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. यहां तक उसके पैसे वसूल हो गए. अब वो बोल रहा है कि उसने अपनी प्राइस रिड्यूस किया है and sells the 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. अभी तक मेरा प्रॉफिट का रेट क्या था? रेट मतलब क्या होता है? परसेंट. मैं 150% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो अब मेरा न्यू प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसका भी आधा, मतलब 150/2, यानी मैं सिर्फ 75% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं अब.
तो 1.75 इंटू 10 रुपीज, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्राइस तो 10 रुपए है, कितना हुआ? 17.5 रुपए पर केजी इज द न्यू सेलिंग प्राइस। हुआ? अब एक बात बताओ, उसने 40 किलो तो बेच दिया, रिमेनिंग वेट कितना होगा? रिमेनिंग वेट कितना बचा उसके पास ऑरेंजेस का? 60 किलो अभी भी बचे हैं ना। तो इस 60 किलो का उसने पूरा नहीं बेचा, सेल्स 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस। इस 60 किलो का भी वो 80% ही मार्केट में और बेचना चाह रहा है। पहले का 40 किलो जो बिक गया उसको छोड़ दो, वो कहानी वहीं खत्म। बचे हुए 60 किलो का भी सिर्फ 80% बेच रहा है, मतलब 48 किलो। तो 17.5 रुपए के हिसाब से वो 48 किलो बेचा, कितने रुपए कमाएगा? 1 किलो की प्राइस 17.5 रुपए, और 48 किलो उसने टोटल वेट बेचा है अभी तक सेकेंड कंडीशन में। कितना होगा बताओ? करेक्ट, 840 रुपए कमा चुका है। अब बाकी का जो वेट बचा, ठीक है, बाकी के जो ऑरेंजेस बचे, दैट आर थ्रोन अवे, द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस बीइंग रॉटन आर थ्रो अवे। ठीक है, तो बाकी का जो आपके पास 12 किलो बचा उसको भूल जाओ, वो मतलब नहीं है। अब आपको निकालना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या? टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस तो मेरे को पता थी 1000 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई? पहले उसने 1000 रुपए कमा लिया था, उसके बाद अभी और कितना कमाया? 840, यानी टोटल सेलिंग प्राइस हुई हमारी 1840 रुपए। तो आपके पास पूरा ट्रांजैक्शन में कितना खर्चा आया उसका टोटल, दैट इज 1000, और कितना पैसा उसको मिला, दैट इज 1840। निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल एसपी अपॉन टोटल सीपी, दैट इज 1840 अपॉन 1000, यानी 1.84। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजैक्शन इज 84%। हाँ प्रखर बोलिए। अब पहले हमने 2.5 में 1 क्यों माइनस किया? पहले हमने 2.5 में 1 क्यों माइनस किया? वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से परसेंटेज निकालने का तरीका होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 आता है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोलते हैं? 25% डायरेक्ट बोलते हैं ना। तो वो 25% डायरेक्टली बोलते कैसे हैं? पहले हम उसमें से 1 हटाते हैं तो हमारे पास बचता है 0.25, फिर उसमें हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम बोलते हैं 25%। तो देखो क्या होता है, जब चीज़ें हमें 1 के रिस्पेक्ट में मिलती है तो 1.15 मतलब 15, 1.82 मतलब 82, 1.47 मतलब 47। तो वो हम क्या होता है, उसको देख के हम डायरेक्टली बोल देते हैं अच्छा 1 के बाद की चीज़। तो 1 के बाद की चीज़ क्यों? क्योंकि 1 से हमें कितना ज़्यादा दिख रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी देखा कि अगर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे 2.5 मिल रहा है, तो 2.5 जो है वो 1 से कितना ज़्यादा है? 1.5 ना, उसमें से 1 माइनस किया, फिर इंटू 100 किया, तो 150% प्रॉफिट मिला। ओके ठीक है, ओके। हाँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 27। 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब 4/100 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 5/100 इंटू सीपी। देखो
एक चीज तो क्लियर मिल गई, एसपी बाय सीपी का रेशियो आ रहा है 5/4। 5/4 मतलब 1.25, यानी इतना तो पता है कि 25% का तो प्रॉफिट है। ठीक, ये एक रिलेशन है। दूसरा, अगेन 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब 20/100 SP is 120 rupees more than 22% of its cost price। तो इसको आप ऐसा लिख दो कि 0.2 टाइम्स ऑफ SP, 20/100 0.2 बचेगा, इज इक्वल टू 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 0.22 CP प्लस 120 रुपए। और तो देखो, एक रिलेशन आपके पास ये है, दूसरा रिलेशन ये है, दो इक्वेशन, दो अननोन। आपको क्वेश्चन में मेनली क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस एंड सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताओ, मेरे को इस चीज की कोई जरूरत है क्या? वो सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा है कंफ्यूज करने के लिए। आपका आंसर पहले लाइन में आ चुका है। इतने से ही जो लाइन है आपकी यहां से लेके यहां तक, मैं जब वहां पे निकाल चुका हूं SP बाय CP 5/4। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ CP एंड SP, वो तो क्लियर है ना 4/5। तो क्यों इतनी मेहनत करें? तो सेकंड डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको एक आध लाइन एक्स्ट्रा देता है सिर्फ आपकी मेहनत वेस्ट करने के लिए। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आप सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाइज 3 टाइप 1 केक and 6 type 2 cakes for ₹900. He sells type 1 cake at a profit of 15% and type 2 cakes at a loss of 10%. If his overall profit percentage, if his overall profit is 30 rupees, so the cost price of type 1 and type 2 cakes is, ठीक है, the cost price in rupees of a type 1 and of a type 2 cake is, ठीक है, उसने दो टाइप के केक खरीदे, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। ऐसे 3 केक खरीदा और ऐसे 6 केक खरीदा, ठीक है, और टोटल खर्चा हुआ उसका 900 रुपए। ठीक है, अब देखो 900 रुपए उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है और उसका ओवरऑल प्रॉफिट है 30 रुपए का। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर 30 रुपए का है तो क्या मैं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूँ? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 30 rupees out of 900 rupees into 100, 10/3%, यानी 3.3333% प्रॉफिट। ठीक है, पहले केक को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे टाइप के केक को 10% के लॉस पे बेच रहा है। हमें उनकी प्राइसेस नहीं पता,
लाइक मान लो इसकी प्राइस है x रुपीज और इसकी प्राइस है y रुपी, तो मैं इक्वेशन कैसी लिखूंगा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 900 बोलूंगा। 3 केक पहले पैटर्न के, 6 केक दूसरे पैटर्न के, 900 रुपए। अब आते हैं सेकेंड पैटर्न इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x इंटू 1.15। अब क्यों इंटू 1.15 कर रहा हूँ? क्योंकि उस पर 15% का प्रॉफिट है। प्लस 6y इंटू 0.9। क्यों 0.9 कर रहा हूँ? क्योंकि 10% का लॉस है और उसका टोटल प्रॉफिट कितना है? 30 रुपए, मतलब उसने कमाया 930 रुपए। ठीक, तो देखो सिंपल, दो इक्वेशन, दो अननोन। आपके पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन कुछ ऐसी है कि 3.45x प्लस 5.4y इज इक्वल टू 930, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 900। ये दो इक्वेशन को आपको बस सिर्फ सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है। और x और y को निकालना है। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है बचपन में, दो इक्वेशन दो अननोन वाला जो हिसाब होता था। आपको बस इसको एलिमिनेट करना है, या तो x को या y को। एक वैल्यू भी आ गई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। दो लोगों का आंसर आया है और वो आपको प्राइस मिलेगा x इक्वल टू 160 एंड y इक्वल टू 70। तो ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कॉमा एक जगह शिफ्ट होके होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें भी 120 और 90 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 3 में भी आपका 180 और 60 आपका ऑप्शन होना चाहिए। वो ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको रेगुलेट करिए। तो आपका x और y का वैल्यू आएगा 160 और 70। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Now, one trader calculates the percentage of profit on the buying price. Buying price मतलब cost price. Another calculates on the selling price. मतलब देखो एक्चुअली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये हमारा एक्चुअल तरीका है।
बट जो सेकंड वाला बंदा है उसने क्या कर दिया कि जो डिनोमिनेटर में सीपी लिखना चाहिए उसने गलती से यहाँ पे एसपी पुट कर दिया, तो ऑब्वियसली परसेंटेज बदल जाएगा ना। हम कंपेयर हमेशा अपने बाइंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से ही करते हैं, बट उसने गलती से कंपेयर अपने बेचने की प्राइस पे कर दिया। ठीक है, सो व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम, अगर उनकी सेलिंग प्राइसेस सेम है तो डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स इज ₹85। उनका जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उनके प्रॉफिट्स का गैप आ रहा है ₹85, and both claim to have made 20% profit. सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों को दिख रहा है कि उनके लिए प्रॉफिट का परसेंटेज भी 20% है। अब देखो, मैं पहले फर्स्ट वाले बंदे के हिसाब से लेता हूँ, मतलब SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इक्वल टू 20। ये तो चलो इजीली पहले वाले बंदे के लिए तो मेरे को दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली SP बाई CP इक्वल टू 1.2 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी CP इंटू 1.2, ये तो पहले बंदे के लिए। बट सेकेंड बंदे के लिए हम क्या बोलेंगे, SP माइनस CP अपॉन SP इंटू 100, और यहाँ पे उसको भी प्रॉफिट जब उसने गलती से ही निकाला, बट उसको गलत प्रॉफिट भी 20% का ही मिला है, तो तब भी उसके लिए भी 20 लिखूंगा। तो देखो 25 आपकी इक्वेशन देखो कैसी बन रही है, 5SP माइनस 5CP अपॉन SP इक्वल टू 1। ये SP एक तरफ ले जाओ, तो देखो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 5SP माइनस 5CP इक्वल टू SP। तो अब देखो आपके पास इक्वेशन I4SP इक्वल टू 5CP, तो यहाँ से SP और CP का रेशियो क्या आ रहा है, 1.25। मतलब जो सेकेंड वाला बंदा है, जो सेकेंड वाला बंदा है उसके लिए उसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। पहले वाले के लिए तो चलो ठीक है 20% है, क्यों, क्योंकि उसने सही तरीके से कैलकुलेट किया था, बट सेकेंड वाले ने गलत किया। तो जब हमने उसको पूरा पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास सेकेंड बंदे के लिए एसपी और सीपी का रेशियो आ रहा है 1.25। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड वाले बंदे का प्रॉफिट परसेंटेज 20 नहीं है, उसके लिए उसका प्रॉफिट परसेंटेज है 25। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन की सेलिंग प्राइस हमें पता है, दैट इज 1.2 CP। तो इसकी CP कैसे निकालूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ SP बाय 1.2। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट का अमाउंट कैसा निकालूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब SP माइनस SP अपॉन 1.2। मैं इक्वेशन ऐसे ही लिखूंगा ना, प्रॉफिट हम लिखते हैं SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है। तो उसके लिए मैं प्रॉफिट कैसे लिखूंगा, SP माइनस SP अपॉन 1.2। ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर मैं उसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा SP माइनस 5/6 SP। अब वो कैसे, 1.2 का फ्रैक्शन होता है 6/5, तो अगर मैं इसकी जगह 6/5 लिखूंगा तो 6 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या बचा, ठीक है। तो पहले वाले बंदे का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वैल्यू इट इज 1/6 टाइम्स ऑफ SP। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पर्सन के लिए।
सेकेंड पर्सन के लिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 1.25, मतलब 25%। तो क्या मैं वहां पे ये बोल सकता हूँ कि सेकेंड पर्सन के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट विल बी एस पी अपॉन 1.25। 1.25 का फ्रैक्शन होता है 5/4, तो ये आपके लिए 4 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 4/5 टाइम्स ऑफ एस पी। तो सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट कितना आएगा? सेकेंड पर्सन का हम प्रॉफिट किससे निकालेंगे? SP2 माइनस CP2। तो वो क्या होगा एक्चुअली जो उसका SP है -4/5 SP। तो इसके लिए क्या बचेगा 1/5 टाइम्स ऑफ SP। तो देखो ये हमने निकाला फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट और ये हमने निकाला सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट। दोनों बंदों के प्रॉफिट्स के बीच में 85 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले बंदे ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया है अगर, तो दूसरा जो बंदा होगा वो 200 से या तो 85 ज्यादा या 85 कम कमाएगा, बट दोनों का डिफरेंस 85 आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दोनों वैल्यूज हैं। एक तरफ एक वैल्यू है 1/5 SP, दूसरे तरफ वैल्यू है 1/6 SP। मैं दोनों तरफ SP सेम क्यों लेके चला हूं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम सेलिंग प्राइस। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। मतलब आपको सिंपली एक इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन होगी आपकी 1/5 SP minus 1/6 times of SP, and that is equal to 85 rupees. निकालो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 2550 आना चाहिए आई थिंक। करेक्ट 2550 आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? राइट, ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, हार्डली 5 मिनट लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई नो हो चुका है पूरा। ठीक है, चलो ओके गाइस, we'll end it up. Have a great day.